हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमारा भी जाता है सियंग पर। वह अभी भी उसी कमरे में ही है। उसके बाल पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, इसलिए वह हल्का सा अपने स्वॉर्ड का इशारा करता है और उसके बाल कट जाते हैं। इसके साथ ही मारुचि ने उसे कुछ नए कपड़े भी दिए होते हैं, इसलिए वह उन्हें पहन लेता है और उसके पहनने के साथ ही मारुचि भी कमरे में आ जाता है। तो लगता है तुम तैयार हो गए हो। कपड़े तुम्हें पूरी तरह फिट आ गए हैं। मुझे तो लगा था कि तुम्हें ये कपड़े फिट ही नहीं होंगे। और उधर हान सियंग को अजीब ही नज़रों से देख रहा होता है। आखिर ये कपड़े हैं किसके? तभी मारुचि बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें यहाँ कोई कपड़े मिलेंगे ही नहीं, लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ तुम्हारे साइज के कपड़े पहले से पड़े थे, नहीं तो दिक्कत हो जाती। तभी सियंग कहता है, हाँ लेकिन ये कपड़े कुछ ज़्यादा ही टाइट हैं। इसके साथ ही वह सब उस बेस से बाहर आ जाते हैं। मारुचि हैंड कार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यहाँ से निकलने के लिए हमारी बस यही एक सवारी है। उस हैंड कार को देखकर सियंग और हान दोनों ही चौंक जाते हैं। और कुछ ही देर की बात थी कि तीनों उस हैंड कार के ऊपर सवार हो जाते हैं। हान डरते हुए कहता है, यह पुरानी तो नहीं है? ऐसा ना हो कि हम तीरों के वजन से यह यहीं पर टूट जाए। इसके साथ ही हान भी हैंड कार में बैठ जाता है, लेकिन जैसे वह सामने की तरफ देखता है, दोनों एक एक साइड रिलैक्स होकर खड़े होते हैं। यह देखकर हान को भी समझ में आ जाता है यह हैंड कार चलानी उसी को पड़ेगी। फिर हमें कुछ देर बाद कभी दिखाया जाता है हान अपना पूरा जोर लगाकर उस हैंड कार को चला रहा है और साथ में वह दोनों को गाली भी देता जा रहा है कि इन सालों की वजह से मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। हैंड कार चलाते चलाते अब तो मुझे भी पसीना आ गया है, पता नहीं अभी और कितनी चलानी पड़ेगी। इसके साथ ही मारुचि हान को रुकने के लिए इशारा करता है और वह बीच में ही उतर जाता है। सियंग मारुचि को देखकर कहता है, मुझे यकीन है हमारे रास्ते दोबारा मिलेंगे। इसके साथ ही सियंग और हान आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाकर एक सुरंग से बाहर निकलते हैं। यह सुरंग उन्हें शहर से काफ़ी दूर ले आई है। वह अभी जिस जगह पर हैं वह कोई विलेज जैसी जगह है। सियंग और हान अभी जगह को देख ही रहे होते हैं, तभी हान पूछता है, तो सियंग अब तुम आखिर क्या करने वाले हो? हान की यह बात को सुनकर सियंग अपनी ही सोच में खो जाता है, क्योंकि मारुचि ने सियंग से कहा था, जो भी तुम चाहते हो अगर तुम उसे पा भी लो तब भी कुछ भी नहीं बदलने वाला। न तुम बदल पाओगे और न कोरिया। इंसान नहीं बदलते और ना ही तुम्हारे दुश्मन बदलेंगे। और तुम जो जस्टिस के लिए इतना तड़प रहे हो, शायद तुम्हारे दुश्मनों को पता भी नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत भी किया है। इसलिए मेरी बात सुनो, तुम अपने बदला लेने के रास्ते को भूल ही जाओ, क्योंकि इससे तुम कुछ भी नहीं सही कर पाओगे। इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम जाकर अपने दोस्त को बचाओ, कि इससे पहले कि वह प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथों मारी जाए। वैसे भी जहाँ तक मैंने सुना है वह तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो फिर उसे बचाने की कोशिश करो। मारुचि की बातों को सोचते हुए वह अचानक रुक जाता है और हान से कहता है, हान मुझे लगता है कि मुझे अब रुक जाना चाहिए। यह सुनकर तो हान की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब मैं आज़ाद हो जाऊंगा। वह अभी अपनी खुशी का जश्न मना ही रहा होता है, तभी सियंग कहता है, लेकिन इससे पहले मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। अब तुम्हें हेलीकॉप्टर क्यों चाहिए? मुझे लगा था कि तुमने अभी कहा कि तुम अब रुकने वाले हो। हान की यह बात सुनने के साथ ही सियंग अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ता है। मैंने कहा है कि मैं रुक जाऊंगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक मैं उनके पेरेंट्स और उनकी फैमिलीज को मार नहीं देता। क्या? इसने तो अभी कहा था कि वह अभी रुक जाएगा। जब उसे यह सब अभी भी करना है तो इसके रुकने का मतलब क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ही इसका मतलब नहीं पता? साला मेरी ज़िंदगी ही तबाह है। मैं अब कुछ भी कर लूँ इससे आज़ाद नहीं होने वाला। तभी सामने से हान के पास एक 4 व्हीलर आती है। हान उसे रोकता है। सर, क्या आप हमें राइड दे सकते हो? हमें यहाँ के सबसे नज़दीकी मिलिट्री बेस में जाना है।
सीएम की इतनी बड़ी बॉडी को देखकर वह ड्राइवर तो डर जाता है। बिल्कुल, क्यों नहीं। अब वह तीनों गाड़ी में हैं। हान ड्राइवर से कहता है, आप कुछ अज्यूम करें इससे पहले ही मैं आपको बता दूं, मैं एक हॉस्टेज हूँ, ना कि उसके साथ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल, मैं समझ गया। अगर कोई भी मुझसे पूछेगा कि तुमने कुछ देखा, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। यह सुनकर तो हान को भी पसीना आ जाता है। लगता है जैसे मैंने सोचा था, इसने उसका बिल्कुल उल्टा सोचा। इसे लगता है कि मैं सीएम के साथ हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी तरीके से बचने वाला हूँ। गाड़ी के पीछे साइड सीएम बैठा है और वह अपने स्वॉट को अपने हाथ में लिए हुए है। वह अपने स्वॉट से कहता है, क्यों? मैं ही क्यों? तुम कहाँ हो और मेरी मदद क्यों चाहते हो? या फिर तुम मुझे रोकना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वोल्कन हेजलिक, यह शायद उस हीरो का नाम है जिसकी स्वॉट सीएम के पास है। इसके साथ ही हमें दूसरे डायमेंशन का व्यू दिखाया जाता है। आसमान पूरा लाल है। इसके साथ ही हमारा व्यू जाता है नीचे की ओर। एक पैरासाइट जो कि उस हीरो की बॉडी से पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है, और शायद अब वह हीरो वह नहीं रहा जो वो कभी पहले था। सीएम का फाइनल शोडाउन शायद इसी के साथ होगा। इसके साथ ही हमारा व्यू वापस से आता है अर्थ पर। आजकल कोरिया में एक खबर फैली हुई है। जिस व्यक्ति ने वीडियो रिलीज़ किया था और यह बताया था कि वाइट फास्फोरस वेपन को चलाने के पीछे कौन था, उसने एक नई पोस्ट भेजी है। उसने कहा है कि उसके पास इस वीडियो की ओरिजिनल कॉपी भी है और उसी ने सभी को मैसेज भी भेजा था, और उसके पास सबूत भी है कि वाइट फास्फोरस वेपन इन्हीं लोगों ने चलाया है। और 3 साल पहले जो बिल्डिंग इंसिडेंट हुआ था उसमें यह भी एक विक्टिम रह चुका है, और उसने दावा किया है कि अगर उसे सेफ्टी दी जाए तो वह पब्लिक के सामने भी आ सकती है और सभी को एविडेंस भी दिखा सकती है। और इसी वजह से उसने अपना नाम भी रिवील किया है। उसका नाम बेक सियोन है। इस खबर को सुनकर लीजियोन अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक देता है। तो इन सब के पीछे बेक सियोन थी। इसके साथ ही हमारा भी शिफ्ट होता है प्रेसिडेंटल रेसिडेंस पर। बेक सियोन, यह न्यूज़ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर भी सुन रहा होता है। बेक सियोन इस समय कोरिया की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तुम्हें जो करना है करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कल तक बेक सियोन यहाँ पर चाहिए। लेकिन सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। बेक सियोन को इस समय वर्ल्ड मीडिया भी कवर कर रही है। अगर हमने अभी कुछ किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और हमें अभी अभी न्यूज़ मिली है, कोरिया ने अपने बहुत से एजेंट भेजे हैं ताकि बेक सियोन को वह सेफ रख सकें। और साथ में कुछ दूसरे कंट्रीज़ ने भी ऐसा ही किया है। वह कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने बेक सियोन को बचा लिया तो वह सियोन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो हमारे सियोल की फोर्सेस भी कुछ भी नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही हमारा हो जाता है डीन पर। क्या तुम्हें कोई जानकारी मिली? हमें कोई विटनेस नहीं मिला और ना ही कोई जानकारी। हमने अंडरग्राउंड पैसेज को भी सर्च किया है और साथ में टनल्स को भी, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। और हम ज़्यादा अंदर तक जा भी नहीं पाए क्योंकि अंदर वाइट फास्फोरस का म्यूटेशन है। अगर हम ज़्यादा अंदर गए तो हमको भी दिक्कत आ सकती है। समझ गया। लेकिन सर, मुझे लगता है वह दोनों अपनी फाइट ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। मुझे तो इसकी चिंता है कि जीतेगा कौन। ऐसा तुम्हारा मानना है? यह दुनिया बड़ी ही अजीब है। न जाने दो दुश्मन कब दोस्त बन जाएं। और अगर तुम्हारी बात भी मानी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा, क्योंकि अंत में जीत हमारे ही हिस्से आएगी। लेकिन तुम अगर मुझसे पूछो तो मैं मारुचि के साथ जाऊंगा, क्योंकि सियांग बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। लेकिन मेरे लिए सबसे सूटेबल सिचुएशन वह होगी कि जब दोनों ही मर जाएं। यह बात सुनकर डिन का एजेंट चौंक जाता है। मुझे लगा था कि वह दोनों में से किसी एक को छोड़ देंगे, शायद मारुचि को। लेकिन इनकी सोच तो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है और इन्हें प्रिडिक्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने मारुचि पर कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और अब ये चाहते हैं कि वह दोनों ही मर जाएं। मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा। वह अभी अपने दिमाग में यह सब सोच ही रहा होता है, तभी दरवाज़ा खुलता है और एक दूसरा असिस्टेंट आता है। सर, हमें एक मैसेज मिला है प्रेसिडेंट ऑफिस से। डीन ये सुनकर चौंक जाते हैं। ठीक है,
समझ गया। देख सियोन को यहाँ बुलाओ। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।